अगर एफआईआईज की बात करें हम, तो क्या आपको लग रहा है कि एफआईआईज अब बाजार में लौटना शुरू हो चुका है उनका? देखिए, यस, जो आपका स्टेटमेंट पहले है तो उसका जवाब है हाँ। और जिस तरह से हम शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, ये शॉर्ट कवरिंग इस तरह एक्चुअली इस मंथ की स्टार्टिंग में ही, अक्टूबर मंथ में ही बहुत सारे रोल ओवर्स देखने के लिए मिले थे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कंडीशन की अगर बात करें तो वो रोल ओवर जो थे वो 200 दिन के मूविंग एवरेज इंडेक्स को जो ट्रैक करते हैं वो लोग समझ जाएंगे। तो वो उसकी तरफ एक इशारा था कि जब 200 दिन के मूविंग एवरेज पर इस मंथ के स्टार्टिंग में हम लोग आए थे अक्टूबर मंथ के, तो वहां पे काफी सारा ये चेंज इन डेटा दिख रहा था। और अब जी। लगातार हम देख रहे हैं कि डेटा जो है शॉर्ट कवरिंग की तरफ, ऑलमोस्ट 45% शॉर्ट कवरिंग उन्होंने ऑप्शंस की है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि धीरे धीरे अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एंड यू नो व्हाट, जिस टाइम पर हमारे एफआईआईज खरीदना शुरू करेंगे डेफिनेटली वो इसमें तो नहीं करने वाले हैं निफ्टी की मेजर स्टॉक्स में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ऐसे उनका बाइंग देखने के लिए मिलेगी। एंड अब हम देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारे जो डीआईआईज हैं, जो इतने समय से लगभग 2 साल से जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके कोटे से हमको बिकवाले देखने के लिए मिलेगी। ओके, अच्छा मैम, पिछला अगर हफ्ता देखें, लास्ट वीक हम देखें तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला है। तो उसके पीछे क्या कारण देखते हैं मैम, स्मॉल कैप और मिड कैप में जो प्रेशर रहा पिछले हफ्ते? सिमरजीत जी, आपने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक। जी। बात रिजल्ट की है। पिछला ये जो क्वार्टर गया ना, लगभग जब से ट्रम्प साहब आए हैं, या फिर खैर किसी को नेम स्पेसिफिक नहीं करते बट दैट्स ट्रू, जब से उनका इलेक्शन हो चुका है, इलेक्ट हो चुके हैं, तो उस बीच में बहुत सारी कंपनीज ऐसी रही हैं जिनके जो नंबर्स हैं वो इम्पैक्टेड होंगे। तो वो जिन्होंने रिजल्ट दे दिए उनको तो प्राइस ने ऑलरेडी प्राइसिंग कर दिया है। लेकिन बाजार को पता है कि किस कंपनी में ज्यादा प्रॉब्लम अभी हो सकती है। तो कंपनी स्पेसिफिक वो जो डेंट पड़ना है, तो वो धीरे धीरे इसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी इस पूरे जो टिपिट जब कंडीशन था, जो एक टर्मोइल जो कंडीशन थी, मतलब इसको में हम बोल सकते हैं जो परेशानी वाला समय था स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप कंपनीज के लिए, तो जो जो कंपनीज इसमें अच्छा परफॉर्म कर पा रही है उनकी वजह से ये फिर भी संभला हुआ है। लेकिन जो कंपनीज उसमें थोड़ा सा परेशानी में आ गई, ओवरऑल इंडेक्स उसको एडजस्टेड गेन नहीं दिखा पा रहा है। तो अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप में आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना है। पूरे पॉकेट में लगाएंगे तो बहुत ही एवरेज गेन मिलने वाले हैं। ओके, ठीक है मैम। बीच में आपने ट्रम्प साहब का थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन उसके बारे में आपने बात नहीं करी। लेकिन एक खबर है जिसका शायद इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है भारतीय बाज़ारों पर, कि अमेरिका ने रशिया पर ऑयल को लेकर नए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं यहाँ पर, और उसमें दो कंपनियाँ हैं, ल्यूकोइल और रोजनेफ्ट। ये इन पर बड़ा इम्पैक्ट होते हुए यहाँ पर नजर आएगा। और ट्रम्प साहब ने दोबारा से ये बात बोली है, रिपीट की अपनी बात, कि भारत जो है वो पूरी तरीके से रशिया से तेल लेना बंद कर देगा। तो आपको क्या लगता है मैम कि ये खबर कितना इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर डाल सकती हैं? देखिए, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल कंजप्शन को लेकर के दूसरों के ऊपर। और जी। कहीं ना, जो हमारी कोशिशें चल रही है वो अलग बात है, लेकिन अभी सीधा सवाल है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। अमेरिका हमें सस्ता ऑयल दे दे तो हमारी डील उनसे हो जाएगी, बट ग्रेजुअली अगर हम देखें तो रशिया के साथ भी जो हमारी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो गई है। जो प्राइस जिसपे बाय हो रहा था वो अभी चेंज हो चुका है। तो डील, मुझे नहीं लगता कि ये दो तरफा बात है। अभी तो इंडिया भी रशिया के साथ में डिस्कशन करेगा कि ऑयल के प्राइस कम करो। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं डालने वाली है, क्योंकि ये लंबे समय से बात चल रही है और सबको पता है कि कुछ तो हो रहा है। अब प्राइस बस यही देखता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ होगा। जब ये कंडीशन आती है कि जब बाजार को ये पता चल जाए कि या तो ए होगा या फिर बी होगा, तो वो चीज ऑलरेडी प्राइस फैक्टर इन कर चुका है। कुछ नया चाहिए, अभी कुछ नया मूवमेंट चाहिए गिरने के लिए या फिर उठने के लिए। तो जो बुरी बात थी, जो प्राइस को लेकर के नेगेटिविटी थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें तो अब यहाँ से उठने की तैयारी है। फर्दर मुझे नहीं लग रहा है कि और ज्यादा यहाँ से स्लाइड की पॉसिबिलिटीज बची है। तो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव तो इसमें बचा नहीं है। पॉजिटिव अगर कुछ आ गया तो ये मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा, दैट आई कैन से। ओके, तो चलिए मैम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर हम अपने व्यूअर्स के सवाल लेंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा
ट्रेड डील को लेकर कि यूएस और इंडिया 23 अक्टूबर को एक अपडेट आया कि जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है, ये एक अपडेट आया और उसके बाद बाजार में 23 अक्टूबर को शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो ये एक खबर का इम्पैक्ट था कि बाजार में तेज़ी देखने को मिली और अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तब आप कितनी तेज़ी बाजार में देखते हैं, कितने पॉइंट्स उस दिन बाजार बढ़ सकता है मैम? कितने पॉइंट्स उस दिन, देखिए अगर ट्रेड डील हो गई, वैसे लग नहीं रहा है, लेकिन सेक्टर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन सेक्टर्स में ज्यादा फोकस बढ़ेगा। जी। लेकिन अगर ट्रेड डील हो जाती है तो हम 2% मैक्सिमम, एक हफ्ते का, 1 या 2 दिन का नजरिया लेके चले, ट्रेड डील होने से पहले और ट्रेड डील होने के दिन मैक्सिमम जी 2% की रेंज में हम लोग ट्रेड करते हुए दिखेंगे, बस। ओके, 2% की रेंज में तो मतलब ट्रेड आप डील। मोटा मोटा ये समझ जी। लीजिए, यस, तो लगभग 500-600 पॉइंट विद इन 2 डेज ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 500-600 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर ट्रेड डील हो जाती है तो। चलिए, तो मैम यस। ये तो हमने बात करी भारतीय बाज़ारों की, ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। अब अपने व्यूअर्स के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा शो देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि हम अपने एक्सपर्ट से आपके सवालों का जवाब लें, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। इसके अलावा ईमेल ID money9query@tv9.com, इस पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के ज़रिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सवाल भेजें तो उसमें अपना पूरा नाम लिखें, पूरी डिटेल बताएं और सवाल थोड़ा डिटेल में बताएं, ताकि हम अपने एक्सपर्ट से आपको बेहतर से बेहतर उसका जवाब दिलवाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप मनी9 के प्राइम मेंबर्स भी बन सकते हैं। मनी9 के प्राइम मेंबर्स बनने के लिए आपको 3 ऑप्शन सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी प्लान चुन सकते हैं और इसमें जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। तो चलिए अब अपने व्यूअर्स के सवाल लेने का सिलसिला शुरू करते हैं और VLA अंबाला मैम से रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको मार्गदर्शन दें कि मार्केट में आगे क्या किया जाए, गाइडेंस दें। पहला सवाल लेते हैं मैम। पहला सवाल है वर्षा गुप्ता जी का। ये पूछें कि सिगाची, यूनिपार्ट और जैन इरिगेशन, इन पर इनकी बाइंग है, लेकिन फिलहाल ये बहुत लॉस में चल रही हैं, तो इनको क्या करना चाहिए मैम? ओके, जैन इरिगेशन, JLS, ठीक है, जी यस। सो मैं स्टार्ट करूंगी सिगाची से, जो कि आज के रेट में 3% डाउन है। एंड जी। आप ये मान के चले कि जो अभी 37, क्लोज टू 38 रुपीज ये स्टॉक चल और रहा है, इनकी बाइंग मैम इसमें 44 पर है सिगाची में। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत बट दूर है। इनकी जो बाइंग है वो 44 रुपीज़ पर है और अभी 37 पर चल रहा है। ओके, तो मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो या फिर आपकी खुद की एनालिसिस हो, टारगेट तो आप डिसाइड करते हैं जो कि पॉसिबिलिटीज होती है, बट एट द जी टाइम ऑफ एंट्री स्टॉप लॉस इज समथिंग विच इज डिफाइंड। आपकी एंट्री जैसे डिफाइंड होती है, वैसे आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइंड होता है। वेयर इन टारगेट डिफाइंड नहीं होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी रहती है। तो कभी भी जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप आपके स्टॉप लॉसेस के रेस्पेक्ट करें। ये इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि तीनों ही स्टॉक से मुझे समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा, और आज के डेट में ये स्टॉक सिर्फ 12% डाउन है। सो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स अगर लंबे समय के हैं तो 10-12% की ये जो डिक्लाइन है ये एक्सेप्टेबल होती है। बट अगर उससे भी ज्यादा की अगर आपकी शॉर्ट टर्म वाले व्यू हैं, तो बहुत ही डिफाइंड तरीके से काम करें, अदरवाइज स्टॉक में फंस जाएंगे, स्पेसिफिकली जो छोटी कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। नाउ जी ध्यान रखेंगे आप इस बात का, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। वेल, देखिए आज की डेट में लगता है कि स्टॉक अपने पुराने वाले सपोर्ट की तरफ पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपको एक बार और 35.80 का भाव आता हुआ दिख सकता है। सो इन माय ओपिनियन, अगर ये 35 रुपए 80 पैसे के पास आता है तो वहां पर एक बार थोड़ा बहुत, अगर आपका फंड या फिर एडवाइजर अलाउ करता है, तो थोड़ा सा एड ऑन करिए, थोड़ा बहुत ही एवरेज करिए, क्योंकि इसमें जो आपको एवरेज टारगेट, अगर हम 2 महीने का नजरिया रखकर चले, तो एवरेज टारगेट मुझे यहाँ पर 43.50 के दिखते हैं, एंड दूसरा टारगेट लगभग 48 का। तो ये तो है जो कि एक इजी टारगेट बन सकते हैं, इसके बाद में ट्रेलिंग लगेगी। तो अगर आपको सिर्फ एग्जिट चाहिए, देन यू नीड टू डू एवरेजिंग, लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप ध्यान में रखें कि 6 महीने का समय आपको लगेगा विदाउट एवरेजिंग, जिसमें कि आप इसको होल्ड कर पाएंगे, और आपका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 33.50 का।
एंड दूसरा ओके। स्टॉक इन्होंने पूछा है यूनिपार्ट, जो कि आज के समय में यूनिपार्ट्स इंडिया। 461 पर चल रहा है। यस। दूसरा, ओके, यूनिपार्ट इन्होंने पूछा जो कि 461 के पास में भी चल रहा है। इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा सा स्लाइड होगा, और यहाँ पर जो स्लाइड होने के चांसेस हैं अप्रोक्सीमेट 445 तक एक बार ये और आए। वहां पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप एड ऑन करें, अगर नहीं तो एज इट इज ही रखें, जितना है उतना ही, क्योंकि आपके पेशेंस को चेक करने वाला है, इसमें समय लगेगा। आपका कंबाइंड स्टॉप लॉस जाता है यहाँ पर 390 का, एंड आपके जो एक टारगेट यहाँ पर बनते हैं, एज आई सेड, समय लगेगा। इसमें जो टारगेट आपको मिल सकते हैं 560 का पहला, एंड दूसरा आपको लगभग 635 का दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है, बट टाइम लगेगा। ये आपको पूरा समय, अगर मैं एक बात करूं तो आपको लगभग 2 से 3 क्वार्टर्स इन पूरे टारगेट्स के लिए देना पड़ सकता है। एंड अब हम बात करेंगे यहाँ पर जैन इरिगेशन की, जो आज जी। की डेट में 49.50 के पास में है। और डिस्क्लोजर, मैंने भी इस स्टॉक में पिछले कुछ महीने पहले इन्वेस्ट किया, ट्रेड किया एक्चुअली, और अभी वो मेरे पोर्टफोलियो में एज ऑफ नाउ नहीं है, पर्सनल पोर्टफोलियो में। नाउ इसमें क्या व्यू बनता है, देखिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है टेक्निकली फंडामेंटली अगर हम बात करें, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 48.50 और करंट भाव जो कि 49.50 का है, इट्स अ बाइंग। आपका जैन इरिगेशन सिस्टम्स है, मेरे ख्याल से इन्होंने जैन इरिगेशन की ही बात की है, तो अ, जी मैम, हम जैन जैन इरिगेशन इरिगेशन। सिस्टम्स हाँ को, जी। यस, तो ये जैन इरिगेशन आज की डेट में चल रहा है 49.50 के आसपास। जी। तो दोनों जैन एक्चुअली अलग अलग इरिगेशन, कंपनीज हैं। पीसीआर से रिक्वेस्ट सिस्टम्स, रहेगी, जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड आप एक बार ये डालें तो वो सही चार्ट उसमें नज़र आएगा। JISL, JISL से आ जाएगा वो। तो जी। अभी यहाँ पर देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर रखें क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है। और यहाँ पर जो कंबाइंड टारगेट बनेंगे अप्रोक्सीमेट आपको 55 एंड 62, ये दो टारगेट्स बन सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन एक्सपोजर लिमिट करें, ऑलरेडी है तो एवरेज कर सकते हैं, बट आपका स्टॉप लॉस चाहे आप एवरेज करें या ना करें 44 का बनता है। ओके। तो वर्षा जी, जैसा कि मैम ने बताया, एक एक करके मैं आपके लिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझने में और ज़्यादा इजी हो। सिगाची इंडस्ट्रीज़, अभी जैसा कि मैम ने बताया कि ये 35.80 तक एक बार और जा सकता है। वहाँ पर अगर आप चाहें, कंफर्टेबल हों आप, तो ऐड ऑन कर सकते हैं। 2 महीने में आपको 43 रुपये 50 पैसे तक के टारगेट वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और आगे 6 महीने का अगर आपका और नज़रिया आगे है लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा, तो वहाँ पर आपको और थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद यूनिपार्ट्स इंडिया का आपका सवाल था, तो ये अभी 435 तक नीचे जा सकता है। वहाँ पर भी अगर आप कंफर्टेबल हों तो ऐड ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके लिए जो मैम ने बताया 390 रुपीज़ का इसमें बताया, और पहला टारगेट 560 और दूसरा टारगेट जो बताया 635 का, लेकिन इसके लिए 2 से 3 क्वार्टर आपको इंतज़ार करना होगा। अगला जैन इरिगेशन में बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नज़र आ रही है। 55 रुपये का पहला टारगेट यहाँ मैम ने बताया, और 62 रुपीज़ का अगला टारगेट मैम ने बताया शॉर्ट टर्म के लिए, और स्टॉप लॉस आपका 44 रुपीज़ का यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपको जैसा कि मैम ने सलाह दी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ें तो मैम, अगला सवाल आया है एनटीपीसी पर। एनटीपीसी पर सवाल है इनका, जीत सिंह इनका नाम है। ये पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी के इनके पास 15 शेयर हैं, 375 रुपीज़ की इनकी बाइंग है। तो इसमें क्या करना चाहिए? 1 साल हो गया मैम इनको ये स्टॉक रखे हुए। ओके, तो 1 साल हो गया तो 1 साल का नजरिया और रखना पड़ेगा। इनफैक्ट ये फ्रेश बाइंग के लिए भी आज की डेट में ठीक है। सो फ्रेश बाइंग की जब हम बात कर रहे हैं, अगर आपका फंड आपको अलाउ करे, आपकी जो कैपेसिटी ऑफ रिस्क है अगर वो आपको अलाउ करे, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। एंड यहाँ पर इन एनी वेज अगर आप फ्रेश बाइंग भी कर रहे हैं, बाकी यूजर्स क्योंकि और भी लोग देख रहे हैं, या फिर आप इसको एड ऑन कर रहे हैं, या फिर आप उसको एज इट इज रखे हुए हैं, इन तीनों ही कंडीशंस में जो स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें फॉलो करके चलना चाहिए वो 330 का आता है क्लोजिंग पेज पर, और अभी ये स्टॉक चल रहा है 342 के पास में। जी। और यहाँ से अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एवरेज करना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से जो टारगेट आने वाले समय में हमको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत पॉसिबल टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 360 का होगा, एंड इसके बाद में 375 तक भी हमें ये जाता हुआ दिख सकता है।
सो 375 लगभग ही आपका जो है बाइंग लेवल है। तो एग्जिट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन विदाउट एवरेजिंग आपको प्रॉफिट में आने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप थोड़ा वाइजली डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या मोस्ट कंफर्टेबल है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 330 का रहने वाला है। ओके, तो एनटीपीसी पर स्टॉप लॉस 330 रुपये का, पहला टारगेट 360 रुपीज़ का और सेकंड टारगेट 375 रुपीज़ का, जहाँ पर कि आपकी बाइंग लेवल ही है ये 375 रुपीज़, तो वहाँ पर भी आप एग्जिट उसमें कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी एक बनाकर इसमें चल सकते हैं। अगला हमारे मनी 9 के मेंबर का एक सवाल आया है, प्राइम मेंबर का। इनके मैम 3-4 स्टॉक्स इन्होंने एक साथ पूछे हैं। तो एक तो BEL है, एस्ट्रा माइक्रो है, BDL है, कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस और BLS पेस डिजिटेक। 5-6 स्टॉक्स इन्होंने एक साथ बता दिए मैम। मैं एक एक करके आपके लिए दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए। तो इसमें ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रेटजी इनमें क्या रखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टॉक देखिए, इन्होंने पूरे पॉकेट की, डिफेंस वाली पॉकेट की, प्राइवेट सेगमेंट से बात किया, अगर हम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को छोड़ दे जी तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना है, वन थिंग। और अगर आपका नजरिया होल्ड करने वाला नहीं है, यानी अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहे, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए देख रहे थे, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, तो आप कहीं ना कहीं आपको पेन ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा मूवमेंट किया है, और ये अब तब भागेंगे जब नए बजट की अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले। तो नेक्स्ट बजट तक ये स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज में रहने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। तो ये चीज की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आपका ये स्टॉक, कोई भी, ये पूरा पॉकेट जब भागेगा ना, डिफेंस का पूरा ये इंडस्ट्री, ये नए बजट के अनाउंसमेंट्स के बाद पूरे सेक्टर में हमको कुछ देखने के लिए मिलेगा, बट मीनवाइल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होंगे। तो आज की डेट में आपने BEL पूछा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 414 415 के पास में अभी है। जी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम एक छोटा सा स्लाइड देखेंगे, जो कि जा सकता है अप्रोक्सीमेट 410 405 की रेंज में। अगर आप फ्रेश बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें करिए, लेकिन लाइन से सारे स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टिंग का ही माइंडसेट होना चाहिए, ट्रेडिंग में आप फंस जाएंगे। तो आप कम से कम 3 क्वार्टर से 6 क्वार्टर का नजरिया मान के चलिए, जिसका मतलब होता है 9 महीने से कम आप लगभग इसमें 18 महीने का समय दे रहे हैं, ठीक है। जी तो BEL में 400 से 405 की रेंज में बाय, 410 से 405 की रेंज में बाय ले सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन आपका जो टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, बड़े टारगेट में यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रही हूँ, तो आपका यहाँ पर नजरिया 465 पहला टारगेट, एंड लगभग आप 430 530 का एक सेकेंड टारगेट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर आप मेंटेन करके चले, वो आप 390 का क्लोजिंग बेस्ड पर मेंटेन करके चले, और अगर हिट हो जाए तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक फिर और स्लाइड होने वाले हैं, ठीक है। जी दूसरा स्टॉक आपने दिया है एस्ट्रा माइक्रो। आज ही मुझे किसी ने बोला कि इसको हम अस्त्रा माइक्रो बोले तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, जी ये अभी चल रहा है 1070 पर, और मुझे लगता है कि इसमें जो फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी वो ब्रेकआउट के बाद बनेगी, क्योंकि यहाँ ये है तो सपोर्ट पर, लेकिन अभी ये सपोर्ट लेगा नहीं, क्योंकि जो फिलहाल की जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी सी ऑन हायर साइड है। अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें, कंपनी के रिजल्ट का वेट करना बहुत जरूरी होगा। तो इन माय ओपिनियन, इसमें जो फ्रेश, फास्ट एंड एक कम अवधि वाला जो मूवमेंट बन सकता है वो 1100 के ऊपर बन सकता है। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 1070 पर। भाव बुरा नहीं है अगर खरीदना और इन्वेस्टमेंट करनी है तो, लेकिन आपको अपना एक्सपोजर जो है थोड़ा लिमिट करके ही चलना चाहिए। इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो हम मेंटेन करेंगे छोटा ही होगा, यहाँ से 70 पॉइंट, 1000 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर आप आज ले रहे हैं तो। और जो आपका टारगेट है मिनिमम, नए हाई की बात करेंगे यहाँ पर हम 1200 के ऊपर का, यानी आप 1200 का एक पहला टारगेट पकड़ के चले, और फिर इसके बाद आप 1350 का एक सेकंड टारगेट मान करके चले। ये आपको होल्ड करने पड़ेंगे। मैं फिर से ये लाइन अंडरस्कोर कर रही हूँ कि ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं अभी जो आपसे टाइम की डिमांड करेंगे, क्योंकि ये टाइम के साथ ही चलेंगे आप। ओके, ठीक है मैम। आपने बता दिया कि अगर BEL की बात की जाए तो अगर फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो 405 से 410 की रेंज में
यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। फर्स्ट टारगेट जो मैंने दिया 465 रुपीज़ का इसमें दिया, और सेकंड टारगेट 530 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस 390 का। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से, इन्वेस्टिंग के नज़रिए से, और आपको इसमें समय भी देना होगा। तो जब तक अगला बजट नहीं आता, अगले बजट तक थोड़ा सा ये जो शेयर्स हैं, जो डिफेंस पैक है, ये कंसोलिडेशन रेंज में ही आपको चलते हुए नजर आएंगे। एस्ट्रा माइक्रो पे भी मैंने स्टॉप लॉस 1000 रुपीज़ का दिया, 1000 का, फर्स्ट टारगेट 1200 और सेकंड टारगेट यहाँ पर 1350 का दिया गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल सोमनाथ जी का है। सोमनाथ जी पूछ रहे हैं, मैम इटर्नल के 100 शेयर हैं इनके पास, 335 रुपीज़ की इनकी बाइंग है, तो इसमें इनको क्या करना चाहिए? 100 शेयर है। देखिए ये भी एक ऐसा स्टॉक है, आप इसमें पहले तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये आप अप्रैल से ये स्टॉक चल रहा था 195 पर। मुझे ये बताने में अच्छा लग रहा है कि ये स्टॉक हमने 210 220 की रेंज में बाय रिकमेंड किया, और जो टारगेट प्रेडिक्ट किए थे वो हुए हैं। बट अभी ये इसलिए एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है कि इस 6 महीने की ड्यूरेशन में इट हैज प्रोवाइडेड अप्रोक्सीमेट 85% गेन। अब 85% के अगेंस्ट में इसमें अभी कुछ भी करेक्शन नहीं हुआ है। जो करेक्टिव मूव आती है ना, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाला जो एक थियोरी चलती है, तो वो इसमें अभी पूरी हुई नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी आप अगर इसमें आपका नजरिया अगर सिर्फ ट्रेडिंग का है, 1 या 2 महीने का ही था, तो फिर आप इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें इस बार 310 का, जिसमें कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट 355 के आसपास, और फिर से एक नया हाई जो लगभग 385 का होगा। एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। हाँ, अगर आपका नजरिया इसको लेकर के इस स्टॉक को कम से कम 3 क्वार्टर्स का है, 9 महीने, तो आप इसमें थोड़ा बहुत एड ऑन करें और आपको एक एग्जिट यहाँ पर प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सकता है। ओके, तो सोमनाथ जी टर्नल पर स्टॉप लॉस 310 रुपये, 355 पहला टारगेट मैम ने बताया, और 385 सेकंड टारगेट बताया, जो इसका नया हाई भी हो सकता है। अच्छा मैम, इटर्नल और स्विगी, इन दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? देखिए आज की डेट में स्विगी इज मच बेटर एज कम्पेयर टू इटर्नल, बिकॉज ऑफ द प्राइस, बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। तो स्विगी में हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जहां पर हमें 422-23 के पास में ये है। एक बेट तो बनती है, जो कि बनती है आपका लगभग 390 390 के स्टॉप लॉस के साथ में, विद एक्सपेक्टेशन फॉर द टारगेट ऑफ 470 एंड 500। तो दोनों में से अगर एक चूज करना है आज की डेट में करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो वो स्विगी होगा। ओके, तो अगर कोई इटर्नल और स्विगी में कंफ्यूज है कि किसको पिक किया जाए, तो जैसा कि मैम ने बताया, स्विगी को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। 390 का स्टॉप लॉस, 470 का पहला टारगेट और 500 का सेकंड टारगेट स्विगी के लिए यहाँ पर मैम ने बताया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है मोहम्मद नाज़िर अली जी का। ये पूछ रहे हैं मैम कि 19 जुलाई 2024 से, यानी कि करीब करीब 1.5 साल से ये गेल इंडिया होल्ड कर रहे हैं। 1223 शेयर हैं इनके पास, और जो एवरेज रेट है इनका वो है 200 रुपीज़। अब इसमें क्या करना चाहिए, ये आपसे स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए 1.5 साल से होल्ड करें, आपको डिविडेंड तो मिला ही होगा। ये तो मैं थोड़ा बहुत तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि आपको कुछ तो सही, लेकिन आपने डिविडेंड तो अर्न किया है, जो कि अच्छा खासा ही था। मतलब रिटर्न नहीं दे पाई कंपनी ऑन प्राइस, लेकिन उसने डिविडेंड से उसको थोड़ी चीज को मैनेज किया है। सो आप उतने भी नुकसान में नहीं है जितना प्राइस पे दिख रहा है। नाउ यहाँ से आप करना, आपको ये चाहिए कि आप इसको होल्ड करिए। अगर आप फ्रेश बाइंग करने में कंफर्टेबल हैं, थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हैं, तो ही, जरूरत नहीं है अगर आपका फंड्स अलाउ नहीं करते तो आपको, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत एड ऑन करिए, क्योंकि यहाँ से चांसेस बन रहे हैं कि अब ये निकल सकता है, घूम सकता है ऊपर की तरफ, जिसमें कि पहला टारगेट हमको यहाँ पर 192 का मिल सकता है, एंड दूसरा टारगेट लगभग 210 का, जो कि इजी टारगेट बनते हैं। इसके बाद ये रैली कितनी सस्टेन होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप चाहें तो उसके बाद भी ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, जो कि आपका 195 के भाव पर, लेकिन 192, दैट इज 192 एंड 210, ये दो टारगेट तो यहाँ पर बनते हैं। रही बात तो इसमें स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस 170 का फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नजदीक का सपोर्ट है इसका। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, एक और बात है कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है लगभग 185 के ऊपर, तो चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे कि 170 के स्टॉप लॉस को ये हिट भी करे। ओके,
तो नाज़िर जी, गेल इंडिया आपको फ़िलहाल यहाँ पर मैम ने होल्ड करने की सलाह दी है। अगर आप फ्रेश बाइंग इसमें करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पर इसमें फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपका बजट अलाउ करता है तो। फर्स्ट टारगेट इसके लिए मैम ने 192 और सेकंड टारगेट 210 रुपये का दिया है। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो 170 रुपये का यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है गुंजन जी का। ये पूछ रहे हैं कि नीवा बूपा और IOLCP इनके पास 110 रुपये की इनकी बाइंग है। ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको होल्ड कर सकते हैं, बेच दें या फिर एवरेजिंग कर लें इसमें। नीवा वूपा बताया और दूसरा क्या बताया इन्होंने? IOLCP मैम, एक बार मैं आपको आईओ जी IOLCPL। जी 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 ओके। इनकी बाइंग, अच्छा ठीक है, पहले हम नीवा वूपा की बात करते हैं। करंट हाँ भाव जी पर खरीदने लायक है। अगर कोई फ्रेश बाइंग भी कंसिडर करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट इसमें स्ट्रैटेजी यही होगी कि 75 रुपए के पास में ही चल रहा है अभी। अगर ये 72 रुपए 50 पैसे पर आता है तो थोड़ा सा और ऐड करिएगा। और जो कंबाइंड स्टॉप लॉस है वो 68 का मेंटेन करके इसमें पहले ही टारगेट जो है 82 का एक्सपेक्ट करे। और लगभग दूसरा टारगेट बड़े टारगेट है इसकी कंपेरेटिवली। और जो दूसरा टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे वो 87 का होगा। इसके बाद भी ये और मूवमेंट कर सकता है, बट परसेंटेज वाइज आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुका होगा, लगभग 15 से 16%। और मैं ये बात कर रही हूँ सिर्फ 2 मंथ्स की, 2 महीने का विचार है ये। और इसके बेस पर इसमें एक बेट ली जा सकती है, फ्रेश बाइंग भी, और जो होल्ड कर रहे हैं वो भी रख सकते हैं। तो आपको आपका ओके, एग्जिट मिल जाएगा। ठीक है मैम। और IOLCP मैम, और दूसरा, हाँ जी, ओके, IOL आईओ, केमिकल्स जी। यस, तो ये भी चला है 92 93 के पास में है। थोड़ा यहाँ पर रुक जाइए, इमीडिएट बाइंग लेने की जरूरत नहीं है अभी। आप लॉस भी बुक मत करिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप ये इसमें किस प्राइस पॉइंट पर हैं, अगर आप मुझे एक बार फिर से बता सकते हैं 110 तो। रुपीज़ मैम, 110 रुपये। ठीक है। देखिए, फ्रेश भी बाय मत करिए, एड ऑन भी मत करिए, लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर सकती हैं तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 81 का। तो गुंजन जी, अगर आप इनको होल्ड कर सकते हैं 81 का स्टॉप लॉस रखिए। अभी ये 93 के पास में है, बड़ा है, आपकी बाइंग 110 की है। लेकिन आज का भाव ऐसा है कि यहाँ से थोड़ा ही स्लाइड बचा है। तो 81 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप होल्ड कर पाए तो कर सकते हैं, अदरवाइज प्लान योर एग्जिट। बाकी मैं ये एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ कि 81 स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ये यहाँ से बहुत जल्दी जो है मैक्सिमम ये आ सकता है 86 87 पर, और इसके बाद यहाँ पर रिबाउंड पॉसिबल है। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, और 81 का स्टॉप लॉस अगर मैनेज कर सकते हैं तो रखिए। और टारगेट की एक्सपेक्टेशन 120 से लेकर के अप टू 135 एंड 150 एक्सपेक्ट करिए। समय लगेगा लगभग इसमें आपको 3 से 4 महीने का। ओके, तो गुंजन जी, IOLCP में 3 से 4 महीने अगर आप वेट करती हैं, होल्ड करके रख सकती हैं, तो स्टॉप लॉस 81 का आप एक मेंटेन करके चलिएगा। टारगेट आपको 120 टू 135 के आसपास के यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। फ्रेश बाइंग की यहाँ पर सलाह आपको नहीं दी गई है। नीवा बूपा जो आपने सवाल पूछा, करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करने की आपको सलाह रहेगी अगर आप करना चाहते हैं तो। स्टॉप लॉस 68 का यहाँ पर सजेस्ट किया गया मैम की तरफ से। 82 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 87 रुपीज़ का यहाँ पर नीवा बूपा के लिए बताया गया है।